कला प्रेमियों के लिए गौरवान्वित करने वाली खबर है। बीकानेर के प्रसिद्ध मिनिएचर आर्टिस्ट महावीर स्वामी गीत गोविंदम पर आधारित बीकानेर शैली में लघु चित्रों की एक नई सीरीज तैयार कर रहे हैं। अब तक गीत गोविंदम के चित्र मेवाड़ और पहाड़ी शैली में ही देखने को मिलते थे, लेकिन महावीर स्वामी का यह नवाचार अपनी तरह का पहला प्रयास माना जा रहा है, जिसमें बीकानेरी शैली के कोमल अंगों से राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम विरह मिलन को कैनवास पर उकेरा जा रहा है। ये अपना एक बहुत अच्छी स्कॉलर रही है कपिला वात्स्यायन हिंदी साहित्य में, तो उनकी पोइट्री है। उन्होंने बहुत पुराना कलेक्शन है जो बनारस यूनिवर्सिटी में भारत भवन में डिस्प्ले है वो, तो उसी सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बीकानेर शैली में एक पहला प्रयास कर रहा हूँ कि गीत गोविंदम जो सीरीज़ बनी है उस पे ये एक 25 पेंटिंग की सीरीज है। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी का संस्कृत में लिखा हुआ जयदेव द्वारा कृष्ण भगवान पे उनके सौंदर्य से संबंधित एक महाकाव्य है। बड़ा सुंदर काव्य है जिसमें भारत में अलग अलग शैलीगत उस पर चित्रण किया गया है। आप मारवाड़ में देख लीजिए, मेवाड़ में देख लीजिए, आप पहाड़ी चित्र शैली में भी इनके बहुत सारे चित्र मिलेंगे। और उधर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इस वक्त गहरे जल संकट से गुजर रहा है। जी हां, जुलाई का तीसरा सप्ताह खत्म होने को है, लेकिन हर साल की तरह इस बार अब तक पांचना बांध का पानी घना तक नहीं पहुंचा है। नतीजा, वेटलैंड सूख रही है, पक्षियों का भोजन खत्म हो रहा है, पर्यटन पर असर दिखने लगा है और अब लोग सरकार से जल्द पानी छोड़ने की मांग भी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। केवलादेव में जल संकट, पक्षियों पर आफत। पांचना से कब बुझेगी परिंदों की प्यास? पानी से लोगों को भी रोजी रोटी की आस। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की पहचान उसके जलाशयों से है। हर साल मॉनसून में पांचना बांध का पानी यहां पहुंचता है और पूरे उद्यान में नई जान फूंक देता है, लेकिन इस बार पानी का इंतजार लंबा हो गया है और उसके साथ ही घना की तस्वीर भी बदलने लगी है। आखिर घना के लिए पानी कितना जरूरी है और इसके पीछे क्या है पूरा प्राकृतिक तंत्र, इन आंकड़ों से समझिए। घना को हर साल 550 MCMT पानी की जरूरत होती है। वक्त पर पानी मिलने से पूरे उद्यान में जीवन लौट आता है। केवलादेव पार्क 375 पक्षी प्रजातियों का घर है। करीब 200 प्रवासी प्रजातियां यहाँ हर साल पहुँचती है। इसके अलावा 96 जलीय वनस्पतियां पांचना के पानी से विकसित होती है। 90% प्रवासी पक्षी जलीय वनस्पतियों पर निर्भर हैं। यही वजह है कि पर्याप्त पानी मिलते ही यहाँ जलीय वनस्पतियां तेजी से विकसित होती हैं। मछलियां, घोंघे, मेढक और दूसरे जलीय जीव पनपते हैं। फिलहाल चंबल से सीमित पानी जरूर मिल रहा है, लेकिन वो इस प्राकृतिक चक्र को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इस समय पानी की कमी से जूझ रहा है और इसका मुख्य कारण है बारिश ना होना, क्योंकि ये केवलादेव नेशनल पार्क में जो पानी है वो पांचना बांध से पहुंचाया जाता है और पांचना बांध का ही पानी इसके लिए मुख्यतः सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें जो यहाँ माइग्रेटरी जो बर्ड आते हैं उनके लिए खाने की जो व्यवस्था होती है, चाहे किसी प्रकार की जो फिश हो वो उसमें अच्छी होती है और इसी के लिए पांचना का पानी लगातार 2 वर्षों से मिला। लेकिन अब ऐसे में जुलाई का महीना लगभग आधा निकल चुका है और उसके बावजूद भी जब पानी नहीं पहुंचा है तो आप देखिए किस तरह की स्थिति केवलादेव घना की है। ये वेटलैंड एरिया है और यहाँ करीबन जो 4 फीट तक पानी है वो पहुंच जाता है, लेकिन अभी आप देखिए पूरा सूखा नजर आएगा। और ऐसे में यहाँ जो अभी पक्षी बहुत कम है क्योंकि पानी नहीं है, तो ऐसे में जो यहाँ बोरिंग है, कुएं हैं, उनसे इस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है। अब इसका असर भी साफ दिखाई देने लगा है। कई जगह जल स्तर घट चुका है। छोटी मछलियों को बचाने के लिए दूसरे हिस्सों में शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि जलीय वनस्पतियों का विकास भी थम गया है। ऐसे में आने वाले प्रवासी पक्षियों के सामने भोजन का संकट गहराने लगा है। जल संकट का असर सिर्फ पक्षियों और पर्यावरण तक सीमित नहीं, बल्कि हजारों लोगों की रोजी रोटी भी दांव पर लग गई है। नेचर गाइड, रिक्शा चालक, फोटोग्राफर्स, होटल व्यवसायी और आसपास के ग्रामीणों की आजीविका पूरी तरह घना पर ही निर्भर है। लेकिन पानी की कमी से पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित होने लगी है और इसके साथ ही रोजगार पर भी संकट गहराने लगा है।
अगर आप अभी देखोगे भी तो पार्क के बाहर जो मला हेडपंप है वहाँ नेस्टिंग शुरू हो गया है। पार्क के अंदर अभी वैसे नेस्टिंग नहीं है। तो ये मेन कारण तो पानी की अभाव का कारण ही है। तो अगर पानी अवेलेबल नहीं होता है तो नेस्टिंग यहाँ होना संभव नहीं होगा और उसका इम्पैक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ता है। और यहाँ हमारे बहुत सारे नेचर गाइड्स, ई रिक्शा, होटल सारे इसी टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, तो उन पर भी बुरी असर पड़ेगा। दुनिया केवलादेव पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग की सांसें अब पानी पर टिकी है। अगर वक्त रहते पांचना का पानी नहीं पहुंचा तो इसका खामियाजा सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि पूरी पारिस्थितिकी तंत्र और हजारों परिवार भुगतेंगे। बारिश होती है तो उसके बाद अमूमन यहाँ पानी पहुँचना शुरू हो जाता है, क्योंकि गंभीर नदी के माध्यम से सेवला हेड होते हुए पानी अजान बांध आता है और अजान बांध से घने में पानी पहुँचाया जाता है। लेकिन अभी ये प्रक्रिया पूरी तरह अधूरी है। अब देखना यह है कि कब तक पानी पहुँचता है और फिर एक बार केवलादेव नेशनल पार्क को जीवन दान मिलता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 राजस्थान, भरतपुर। राजस्थान में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है, जिसका आदेश इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले गृह जिले, गृह नगरीय क्षेत्र और गृह पंचायत समिति क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों के साथ साथ एक ही जगह लंबे समय से जमे अधिकारियों को भी हटाया जाएगा। क्या है ये पूरी प्रक्रिया, रिपोर्ट में देखिए। गृह जिले से हटेंगे अफसर, चुनाव से पहले प्रशासनिक सर्जरी, राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन। राजस्थान में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा एक बार फिर बदलने जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़े पैमाने पर तबादलों के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले स्थानीय प्रभाव वाले अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापन से हटाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के मुताबिक इस बार केवल प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को ही नहीं बल्कि राजस्व और आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी चुनावी तबादलों के दायरे में शामिल किया गया है। आयोग का मानना है कि इन विभागों के अधिकारी भी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में हो सकते हैं, इसलिए निष्पक्ष चुनाव के लिए उनका स्थानांतरण जरूरी है। निर्देशों के अनुसार संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार और पुलिस उपाधीक्षक अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रह सकेंगे। वहीं जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त पर भी यही नियम लागू होगा। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के आयुक्त, उपायुक्त, अधिशासी अधिकारी, यूआईटी और विकास प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारी, थाना अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, नायब तहसीलदार और पुलिस उप निरीक्षक भी अपने गृह नगरीय क्षेत्र में तैनात नहीं रह सकेंगे। वहीं पंचायत समिति स्तर पर भी बीडीओ समेत ये अधिकारी अपने गृह पंचायत समिति क्षेत्र से हटाए जाएंगे। आयोग ने सभी विभागों को निर्धारित मानकों के अनुरूप तबादले हर हाल में 15 अगस्त तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इन लोगों का ये देखा जाएगा कि पिछले 4 साल में 3 साल जो है अगर वो उसी जिले में पदस्थापित रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो एक तो उनका ट्रांसफर होगा और दूसरा जो गृह जिला है उनको स्थानांतरित किया जाएगा। इस बार हम लोगों ने जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक और प्लस जो विकास प्राधिकरण के उपायुक्त और उनसे ऊपर के अधिकारी और नगर विकास न्यास के सचिव, उनको इस सूची में विशेष रूप से शामिल किया है, क्योंकि ये पद भी प्रभावशाली हैं और इनके अंदर जो है वो मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता है। आयोग ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्त रुख अपनाया है जिनके खिलाफ पूर्व के चुनावों में चुनावी लापरवाही, अनियमितता या अनुशासनहीनता के मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। ऐसे अधिकारियों को भी चुनावी ड्यूटी से दूर रखने और आवश्यकता अनुसार स्थानांतरित करने की तैयारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद चुनाव से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। न्यूज 18 के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।